जी, तो डेफिनेशन ये है जो लास्ट टाइम भी हमने डिस्कस की कि लेट जी बी एन एलिमेंट ऑफ ए ग्रुप जी, द ऑर्डर ऑफ जी इज द स्मॉलेस्ट पॉजिटिव इंटीजर n such that g raised to power n is 1. If there is no positive integer such that g power n is 1, we say that g has infinite order. तो इसको मैं एक्सप्लेन कर चुका हूं कि ये ग्रुप के किसी भी एलिमेंट का ऑर्डर होगा नंबर 1। उस एलिमेंट का ऑर्डर क्या होगा, वो स्मॉलेस्ट पॉजिटिव इंटीजर। दो कंडीशंस हैं यहाँ पे, पॉजिटिव इंटीजर होना चाहिए और पॉजिटिव इंटीजर्स में सबसे छोटा होना चाहिए। मैंने लास्ट टाइम आपको एग्जांपल बताई थी कि ग्रुप्स इज से प्लस माइनस 1 एंड प्लस माइनस आयोटा अंडर मल्टीप्लीकेशन। देन व्हाट इज द ऑर्डर ऑफ आयोटा? तो आयोटा के ऑर्डर के लिए हम देखते हैं कि उसकी पॉजिटिव पावर्स कौन कौन सी उसको 1 यानी आइडेंटिटी करते हैं। तो आप देखते हैं कि आयोटा पावर 4 इज 1, आयोटा पावर 8 इज 1, आयोटा पावर 12 इज 1 और आयोटा की पावर 0 भी 1 हो जाती है। लेकिन 0 को हम इसलिए नहीं कंसिडर कर रहे हैं क्योंकि वी हैव टू कंसिडर ओनली पॉजिटिव इंटीजर्स। तो 4, 8, 12 एंड सो ऑन, और इनमें सबसे छोटा पॉजिटिव इंटीजर कौन सा है? 4। तो इसलिए आयोटा का ऑर्डर जो होगा वो 4 के बराबर हो जाए। रिमार्क 1, in any finite group each element necessarily has finite order. क्यों फाइनाइट ग्रुप में ऑर्डर का फाइनाइट होना जरूरी क्यों है वो एक्सप्लेन हम कर रहे हैं। टू सी दिस कंसिडर द पॉजिटिव पावर्स g पावर 1, g स्क्वायर, g क्यूब एंड सो ऑन। चूंकि g उस ग्रुप का एलिमेंट था इसलिए g उसमें मौजूद होगा ग्रुप में, जी का स्क्वायर भी उस ग्रुप में मौजूद होगा, जी का क्यूब भी उसमें मौजूद होगा और ऐसे जितनी पावर्स आप लेते चले जाएंगे वो सारी की सारी जी में मौजूद होंगी ड्यू टू क्लोजर लॉ। सिंस दीज आर ऑल एलिमेंट्स ऑफ द ग्रुप एंड द ग्रुप हैज ए फाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट्स, दिस लिस्ट मस्ट कंटेन रेपिटेशंस। क्योंकि ये तो इन्फिनिट बन रही है तो उसका मतलब है कहीं पावर्स रिपीट होनी शुरू हो जाएंगी। तो रिपीट होने का मतलब ये है कि सपोज दैट g रेज टू पावर r इज इक्वल टू g रेज टू पावर s फॉर सम r एंड s। We impose these conditions that say r is greater than s. Then since g s power minus 1 is inverse of g s, so multiplying this equation by g raised to power minus s, so this becomes g raised to power r minus s on one side and g power s into g power minus s is equal to 1. So g has finite order. इसका मतलब क्या हुआ कि r माइनस एस जी की पावर बन के 1 कर रहा है। तो या तो r माइनस एस उसका ऑर्डर होगा या इससे छोटा कोई नंबर उसका ऑर्डर होगा, क्योंकि ये हमने कर दिया कि एक पॉजिटिव इंटीजर एग्जिस्ट कर रहा है जो उसकी पावर 1 को आइडेंटिटी कर रहा है। तो या तो उससे छोटा भी कोई एग्जिस्ट होगा जो आइडेंटिटी कर रहा होगा या फिर ये खुद से सबसे छोटा होगा। तो इसका मतलब है कि उसका ऑर्डर एग्जिस्ट कर गया और वो फाइनाइट हो गया। ग्रुप विद, अच्छा इस एग्जांपल को मैंने कहा था अभी आप उसको छोड़ दें। रिमार्क 2 पे, इफ g इज एन एलिमेंट ऑफ ऑर्डर n, it follows that g raised to power n minus 1 is the inverse of g. पावर n अगर आइडेंटिटी के बराबर है तो आप इस g की पावर n को लिख सकते हैं g इंटू जी रेज टू पावर n माइनस 1 इज इक्वल टू, जब भी a इंटू बी आइडेंटिटी के बराबर आ जाए और b इंटू ए भी आइडेंटिटी के बराबर हो तो आप कहते हैं b इज इनवर्स ऑफ a. सो फ्रॉम दिस we get that g raised to power n minus 1 is the inverse of g. More generally, we can describe when any two powers of element are equal. This is the proposition. Let G be an element of order n in a group G, then G raised to power r is equal to G raised to power s if and only if n divides r minus s. तो ये उसी वक्त मुमकिन है जब r minus s
n से डिवाइड हो जाएगा। तो इस चीज को देखने के लिए इसमें आप देखें इफ एंड ओनली इफ है, तो आप दोनों साइड से प्रूव करेंगे। यानी पहले आप ये लेंगे कि जी आर इज इक्वल टू जी एस और उससे प्रूव करेंगे कि n डिवाइड्स आर माइनस एस, और दूसरी दफा आप ये करेंगे कि अगर n r माइनस एस को डिवाइड करता है तो फिर जी आर इज इक्वल टू जी एस हो जाएगा। इन पर्टिकुलर g रेज टू पावर k इज इक्वल टू 1 इफ एंड ओनली इफ n डिवाइड्स k। इसको मैं बाद में एक्सप्लेन करता हूं, पहले इस रिजल्ट को हम प्रूव कर लें और फिर उसी रिजल्ट से इसको हम डिड्यूस करते हैं कि कैसे ये चीज आपके पास आ जाएगी। तो पहला हिस्सा इसमें मैंने बताया कि इफ एंड ओनली इफ है, तो हम पहले हिस्से में ये सपोज कर रहे हैं कि n डिवाइड्स r माइनस एस, और फिर उससे हम प्रूव क्या करेंगे कि g की पावर s इज इक्वल टू g पावर r। Now suppose that n divides r minus s, so that r minus s is equal to nt। अगर n डिवाइड कर रहा है r माइनस एस को, तो इसका मतलब क्या होगा कि r माइनस एस जो है वो n का मल्टीपल हो जाएगा। तो r माइनस एस इज इक्वल टू n इंटू सम इंटीजर t। ठीक है, देन दिस g रेस्ट, यहां से आपके पास r माइनस एस इज इक्वल टू nt, तो यहां से आपके पास आ जाएगा r इज इक्वल टू s प्लस nt, s प्लस nt। तो g रेस्ट दिस इज इक्वल टू g रेस्ट टू पावर s प्लस nt, और पीछे आपने ये रूल पढ़ रखा है कि दिस बिकम g रेस्ट टू पावर s इंटू g पावर nt यूजिंग प्रोपोजिशन 3.8 पार्ट 1। Now this is again g raised to power s and g power nt, ये अगेन उसी प्रोपोजिशन की सेकेंड पार्ट से बन जाएगा g की पावर n एंड होल पावर t। Now this is g raised to power s, और चूंकि n ऑर्डर था g का, इसलिए g की पावर n 1 के बराबर हो जाएगा। तो g की पावर n इज इक्वल टू 1, तो 1 पावर t, और 1 पावर t इज अगेन 1, तो दिस इज इक्वल टू जी एस। तो आपने एक साइड से प्रूव कर दिया कि अगर r माइनस एन को n डिवाइड कर रहा है तो फिर क्या होगा, g की पावर r g की पावर s के बराबर हो जाएगा। अब इसी का सेकंड पार्ट, कन्वर्सली सपोज दैट g रेज टू पावर r इज इक्वल टू g पावर s, then by proposition 3.8 part 3 the inverse of g power s is g power minus s. So multiplying this equation by g power minus s, this becomes g raised to power r minus s is equal to g raised to power r into g raised to power minus s is equal to g raised to power s into g raised to power minus s is equal to 1. Simply आपने इस इक्वेशन को दोनों साइड से g की पावर माइनस s से मल्टीप्लाई किया। Now write the integer r minus s in the form of qn plus t with 0 is less than equal to t is less than equal to n। आपने अपने पीछे BS में ये पढ़ रखा है जिसे यूक्लिडियन एल्गोरिदम कहते हैं कि अगर आपके पास दो इंटीजर हैं a और b and b is a positive integer, then a can be written as bq plus r। कि आप a को b से डिवाइड करें तो एक कोशेंट आ जाता है और एक रिमाइंडर आ जाता है। जो रिमाइंडर है वो 0 से लेके जिस नंबर से आप डिवाइड कर रहे हैं उस तक हो सकता है। तो यहाँ पे हम r माइनस एस को n से डिवाइड कर रहे हैं। जब n से डिवाइड करेंगे तो r माइनस एस को लिख सकते हैं qn, q कोशेंट आ गया, और t जो है रिमाइंडर, और रिमाइंडर कहाँ तक होगा, 0 से शुरू होके n से पहले तक। ये आपने बहुत बेसिक मैथमेटिक्स में भी पढ़ा होता है और लॉजिक के जो आपने कोर्स किया होगा उसमें भी कर रखा होगा। The justification for doing this is now as the Devian algorithm, या जिसे यूक्लिड एल्गोरिदम में कहता है उसको दूसरा नाम उसका डेवियन एल्गोरिदम भी है। For it integers, given any integer a and b with b is positive, there exists integer c and d such that a is equal to cb plus d, where d lies between 0 and b and not equal to b. This is theorem A1 in appendix A
वी देन ऑब्टेन, चूंकि जी आर माइनस वन ये 1 के बराबर था, तो 1 इज इक्वल टू जी पावर आर माइनस एस, और आर माइनस एस इज इक्वल टू क्यू एन प्लस टी, तो क्यू एन प्लस टी. Now again this can be written as g power nq into g power t. So g power nq can be written as gn whole power q into g power t. G power n is equal to 1. So 1 power q into g power t. So this is equal to g raised to power t. तो g raised to power t is equal to 1 आपने प्रूव कर दिया. इसका फायदा क्या हुआ? अब आप देखें कि ये t कहां से कहां तक था, t 0 से लेकर n तक, लेकिन n से छोटा. और आपको याद है कि आपने कर रखा है कि n इज द ऑर्डर ऑफ g. जब n g का ऑर्डर है तो इसका मतलब क्या है कि दिस इज द स्मॉलेस्ट पॉजिटिव इंटीजर विच मेक्स g's पावर इज इक्वल टू 1. तो इसका मतलब यह हुआ कि n से छोटा कोई भी पॉजिटिव इंटीजर g की पावर बन के उसे 1 नहीं कर सकता. तो यहां से इस एक्सप्रेशन से और इससे कि g रेज टू पावर t इज 1, you get that the only possibility is t is equal to 0, क्योंकि पॉजिटिव इंटीजर तो कोई भी n से छोटा g की पावर बन के उसे 1 नहीं कर सकता. इसलिए सिर्फ एक ही पॉसिबिलिटी रह गई इस इनइक्वालिटी से, दैट वन इज t is equal to 0. The definition of n, the smallest positive integer such t to be 0. So q into n any problem, any in this जी ठीक है, हम इससे आगे चलते हैं. सर ये आपकी आवाज बहुत ज्यादा कट रही थी, पिछली वाली जो लाइन है वो दोबारा से बता दें एक दफा. अच्छा मैं बताता हूं अभी. मैं ये बता रहा था कि 1 इज इक्वल टू जी रेज टू पावर आर माइनस एस, और आर माइनस एस इज इक्वल टू जी पावर एन क्यू प्लस टी, और इसको आप लिख सकते हैं g की पावर एन क्यू इंटू जी पावर टी, और g की पावर एन क्यू जो है उसको लिख सकते हैं g पावर n होल पावर क्यू. तो चूंकि g का ऑर्डर n था इसलिए g रेज टू पावर n इज 1, तो 1 पावर क्यू इंटू जी पावर टी, तो दिस इज इक्वल टू जी रेज टू पावर टी. तो इसका मतलब g की पावर t 1 हो गई. लेकिन हमें यह पता है कि t है क्या, 0 से लेके n से पहले तक के तमाम इंटीजर में से कोई एक हो सकता है. लेकिन n क्या है, दिस इज द स्मॉलेस्ट पॉजिटिव इंटीजर सच दैट g रेज टू पावर n इज 1. तो इसका मतलब है ये पॉजिटिव इंटीजर नहीं हो सकता t जो 1 करे. तो फिर क्या पॉसिबिलिटी रह गई कि t जो है वो 0 के बराबर हो जाए, और जब t 0 हो जाएगा तो ये n r माइनस एस जो है ये q इंटू एन के बराबर हो जाएगा, और q इंटू एन होने का मतलब है कि n डिवाइड्स r माइनस एस. ठीक है. To conclude this chapter, we show how the results on solving equations in groups can be used to determine the complete list of groups with the elements and group with 4 elements. तो देखें हमने ये पढ़ा था कि रिमार्क के तौर पे कि हर रो में ग्रुप के एलिमेंट एक एक दफा ही आएंगे, हर कॉलम में ग्रुप का एलिमेंट एक दफा ही आएगा, रिपीट नहीं हो सकता. तो इसी चीज को जहन में रखते हुए हम इस टेबल को कंप्लीट करने की कोशिश करते हैं कि सपोज दैट G कंसिस्ट ऑफ द एलिमेंट 1 A एंड B.
ग्रुप में 3 एलिमेंट हैं, 1 इज द आइडेंटिटी एलिमेंट, तो आइडेंटिटी एलिमेंट से जब मल्टीप्लाई करेंगे तो वही एलिमेंट आ जाएंगे, तो इसलिए फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम आप लिख सकते हैं 1AB and then column as 1AB. Now consider the entry denoted by star. अब इस जगह पे इस रो में अगर आप देखें तो 2 ही एलिमेंट रह गए, एक 1 रह गया और एक B, तो इसका मतलब है स्टार पे 1 भी आ सकता है और स्टार पे B भी आ सकता है। ठीक है, तो हम देखते हैं कि स्टार पे कौन सा एलिमेंट होना चाहिए, 1 होना चाहिए या B होना चाहिए। तो कंसिडर द एंट्री डिनोटेड स्टार, it must either be 1 or B, since A is already occurs in that row. If it were 1, then the final entry in the first row would have to be B. अगर यहां हम 1 रख दें तो इस जगह आपको B रखना पड़ेगा, लेकिन जब इस जगह B रखते हैं तो इस कॉलम में 2 जगह B आ गया, जो कि होना नहीं हो सकता। तो इसका मतलब है कि यहां पे आपके पास B नहीं हो सकता। यहां B नहीं हो सकता तो फिर क्या हो गया, यहां B होगा और यहां 1 होगा। किसी के जहन में इसके हवाले से कोई क्वेश्चन रेज हो रहा हो? ठीक है, तो यहां पे स्टार की जगह पे या 1 हो सकता था या B हो सकता था। अगर मैं स्टार की जगह 1 रख दूं तो B यहां पे आएगा और इससे थर्ड कॉलम में 2 दफा B आ जाएगा, इसलिए ये पॉसिबल ना रहा। तो यहां पे आपके पास B होगा और यहां आपके पास 1 आ जाएगा। ठीक है, तो if it were 1, then the final entry in the first row would have to be B, giving 2 B's in the last column. It follows that the entry star must be B. Using the fact that the columns contain each element precisely, once the table then fill in as, यहाँ पे आपके पास B आ गया और यहाँ 1 आ गया, तो अब बाकी एंट्रीज आसान हो गई, क्योंकि ये सेकंड कॉलम में ये A, ये B, तो यहाँ 1 आ जाएगा, ये B, यहाँ पे आपने कहा 1 है तो यहाँ जो रह गया A वो A आ जाएगा। तो ये ग्रुप का टेबल जो बनेगा वो ये बन जाएगा 1AB वाले ग्रुप का टेबल। तो इसमें आप देख सकते हैं कि एक ही ग्रुप होता है जो जिसका ऑर्डर 3 होता है, दैट वन वाज 1 ओमेगा ओमेगा स्क्वायर। तो इसमें A जो है बेसिकली ओमेगा है और B जो है ओमेगा स्क्वायर है। We have therefore shown that any group with 3 elements must be its isomorphic to the one with this table. The cyclic group C3 is an example of such a group, taking e raised to power 2 pi iota over 3 to be A and e raised to power 4 pi iota over 3 to be B. इसको अगर आप कैलकुलेट करें, आपने जो कॉम्प्लेक्स नंबर्स पढ़ रखे हैं, तो उसे ये ओमेगा बनता है और दूसरा जो है वो ओमेगा स्क्वायर बन जाएगा। ठीक है, नाउ कंसिडर this group with 4 elements. Say G is a group with 4 elements. 1 A जी सर, ये जो पिछली एग्जांपल में आइसोमॉर्फिक की बात हुई है वो समझ नहीं आई है। नहीं, वो अभी आपको समझ आएगी भी नहीं, जब हम होमोमॉर्फिज्म पढ़ेंगे तब आपको समझ आएगी, उसमें आइसोमॉर्फिज्म पढ़ेंगे तो। ठीक है, ओके सर। ग्रुप्स विद 4 एलिमेंट्स, लेट of 4 elements 1 A B C, we can enter the first row and first column of the table using the fact that G has an identity element. ये नीचे इसी स्लाइड पे नीचे लिखा हुआ है 1 A B C, तो 1 चूंकि आइडेंटिटी है इसलिए पहली रो आप 1 A B C, पहला कॉलम 1 A B C रखना। ठीक है, has an identity element. Consider the possibilities for A square. अब ए स्क्वायर के लिए अगर आप पॉसिबिलिटीज कंसिडर करें तो मुख्तलिफ पॉसिबिलिटीज बन सकती हैं। देखिए, पहली पॉसिबिलिटी हम कह रहे हैं सपोज दैट ए स्क्वायर इज 1, क्योंकि यहाँ पे ए स्क्वायर की जगह पे 1 हो सकता था, बी हो सकता था और सी हो सकता था। तो 3 पॉसिबिलिटीज आपके पास बनी। क्या हो सकता है? 1 हो सकता है,
बी हो सकता है और सी हो सकता है, ए नहीं हो सकता क्योंकि ए इस रो में एक दफा आ चुका है। ठीक है, तो पहला केस हम ले रहे हैं कि इफ वी कंसीडर ए स्क्वायर इज इक्वल टू 1, in this case looking at the second row of the table we see that a b must be b or c, यहां पे या बी हो सकता है या सी हो सकता है ए बी की जगह पे। फिर however बी ऑलरेडी अकर्स इन द थर्ड कॉलम, बी चूंकि इस कॉलम में मौजूद था इसलिए बी नहीं हो सकता, सी आप रखेंगे। सो ए बी इज इक्वल टू सी एंड ए सी इज इक्वल टू बी। तो ये पहली रो आपके पास कंप्लीट हो गई। तो पहली रो के हवाले से अगर किसी के ज़हन में कोई क्वेश्चन है तो मुझसे पूछें, क्योंकि पहली रो में हमारी सपोजिशन क्या लेके चल रहे हैं कि ए स्क्वायर क्या है, ए स्क्वायर को हमने 1 फिक्स कर दिया है, अगली दोनों पोजीशंस के लिए एलिमेंट हमने लिखे हैं जी। ठीक है, similar reasoning gives the column containing A we have the partial table. There are two possibilities for B square. देखिए इसी को अगर आप देखें तो नेक्स्ट आपके पास आ रहा है बी स्क्वायर। बी स्क्वायर में फिर बी और सी आ चुके हैं, रह क्या गया है 1 और ए। या तो यहां पे 1 होगा या यहां पे ए आ जाएगा। ठीक है, इस पोजीशन पे 3 पोजीशन जो है इस पे या तो बी स्क्वायर 1 के बराबर या फिर बी स्क्वायर सी के बराबर। तो देखते हैं बी स्क्वायर इज 1 और ए। फॉर आइदर ऑफ दीज चॉइसेस द टेबल कैन बी कंप्लीटेड इन ए यूनिक वे। टू चेक दैट दीज टू पॉसिबिलिटीज tables are group tables, we note that the table with b square is equal to 1 is apart from the change of rotation, the same as that in example 1.10, and is isomorphic to c square into c square, while that b square equal to a is isomorphic to c4 taking b to be iota a। मैं इसको कोशिश करता हूं कि अगर मेरे पास ये स्लाइड्स ये जो बोर्ड है यहाँ पे, मैं आज यूनिवर्सिटी में हूँ ताकि इसको चलाऊं और देखूं कि इससे हम क्या कर इसको कैसे कंप्लीट करने की कोशिश करें टेबल को। तो मैं उस बोर्ड के जरिए इसको देखता हूं कंप्लीट करके। आप थोड़ा इंतज़ार करेंगे ताकि मैं टेबल को एडजस्ट कर सकूं। ये व्हाइट बोर्ड आपको नजर आ रहा है? व्हाइट बोर्ड आपको नजर आ रहा है? यस सर। अच्छा, देखें इसमें मैं उस टेबल को यहां बनाने की कोशिश करता हूं। ये आप कंप्लीट कर चुके। यहाँ पे अब आपके पास
जो था इसका दूसरा हिस्सा हमें करने पे जा रहे थे कि बी स्क्वायर के हवाले से हमें देखना है कि बी स्क्वायर जो आपके पास इस कॉलम को पहले तो देखते हैं कि इस कॉलम को कंप्लीट करने के लिए इस जगह पे क्या होना चाहिए। ठीक है, तो इसमें आपके पास जो है A1 B, यहाँ B हो सकता है या C हो सकता है, लेकिन फिर से अगर आप देखें अगर मैं यहाँ पे B लिख देता हूं तो इस रो में 2 दफा B आ जाएगा, इसलिए मुझे यहाँ पे C लिखना होगा और यहाँ पे B लिखना होगा, क्योंकि अगर यहाँ मैं B लिखता हूं तो इस रो में 2 दफा B हो जाएगा, तो वो पॉसिबल नहीं है। ठीक है, तो अब यहाँ पे इसमें आ जाएं, तो इसमें जब आप करेंगे तो B इंटू बी, यहाँ पे 2 पॉसिबिलिटीज आपके पास। एक पॉसिबिलिटी ये है कि B स्क्वायर इज 1, तो मैं यहाँ पे 1 रख देता हूं, B स्क्वायर को 1, और दूसरी पॉसिबिलिटी यहाँ पे B स्क्वायर इज इक्वल टू A भी हो सकती थी। ठीक है, तो मिसिंग आपके पास क्या था, 1 और B, तो मैंने यहाँ 1 रख दिया तो ऑटोमेटिकली यहाँ पे A आ जाएगा क्योंकि A मिसिंग था। ठीक है, फिर आपके पास इसमें अब आपने देखना है, इसमें आपके पास CB आ गया, A और 1 रह गया है, तो A को अगर मैं यहाँ पे 1 रखता हूं तो दिस इज नॉट पॉसिबल, तो इसको A रखना पड़ेगा और यहाँ 1। जी, अब आप क्वेश्चन करें। सर ये शो ही नहीं हो रहा व्हाइट बोर्ड पे जो आपने लिखा है। क्यों शो नहीं हो रहा? सर आप बोर्ड आपको शो हो रहा है जी? सर बोर्ड शो हो रहा है, ब्लैंक बोर्ड है सर। अच्छा, यस सर, लिखा हुआ नजर नहीं आ रहा। अब नजर आ रहा है? यस यस सर। सर। अच्छा, अब जो कुछ मैंने बोला था मैं उसको फिर से दोबारा रिपीट करता हूं। यहां से देखिए, ये आपके पास 1 A B C तो आपने इसलिए लिख लिया कि 1 आइडेंटिटी है, पहली रो। पहला कॉलम आपने 1 A B C लिख लिया क्योंकि पहला कॉलम 1 आइडेंटिटी था, इसलिए। दूसरी रो का पहला एलिमेंट हमने सपोजिशन ये लेके चल रहे हैं कि A स्क्वायर 1 के बराबर है। 3 पॉसिबिलिटी थी कि A स्क्वायर या 1 होगा या B होगा या C होगा, तो मैंने A स्क्वायर को 1 रखा है। ठीक है, मैं B और C के लिए बाद में टेबल बनाता हूं। ठीक, तो ये आपके पास बन गया A स्क्वायर इज इक्वल टू 1। तो उससे नेक्स्ट रो में जब आपके पास आए तो जो इस सेकंड रो का तीसरा एलिमेंट था, तो वहां 2 पॉसिबिलिटीज रह गई, या B होना चाहिए था या C होना चाहिए था। अब वहां पे मैं B नहीं लिख सकता था क्योंकि B लिखने से उसके ऊपर भी B मौजूद था, तो उस कॉलम में 2 दफा B हो जाता, तो इस वजह से मुझे क्या लिखना पड़ा, C। ठीक है, क्योंकि उस कॉलम में B डबल नहीं हो सकता था, इसलिए C लिखा, तो चौथी पोजीशन पे ऑटोमेटिकली फिर B आ गया। तो ये सेकंड रो आपकी कंप्लीट हो गई। सेकंड कॉलम में मैं आया तो सेकंड कॉलम में भी आपकी थर्ड पोजीशन खाली थी और फोर्थ पोजीशन खाली थी। वहां पे फिर आपके पास थर्ड पोजीशन पे या B हो सकता था या C। अगर मैं B लिखता तो उस रो में यानी थर्ड रो में 2 दफा B आ जाता, जो कि पॉसिबल नहीं था, इसलिए मैंने C लिखा और नीचे B लिख दिया। तो ये आपका कंप्लीट हो गया वहां पे सेकंड रो और सेकंड कॉलम। अब आप आ जाते हैं थर्ड रो के थर्ड पोजीशन पे। थर्ड रो की थर्ड पोजीशन पे अगर हम देखें तो यहाँ पे 2 ही पॉसिबिलिटीज थी, या यहाँ पे आप A रखते या 1 रखते, B स्क्वायर को, या आप 1 रखते या A रखते। मैंने फिर से B स्क्वायर को 1 रख लिया, ठीक है, और आगे ऑटोमेटिकली A आ गया, और इसी तरीके से आपने थर्ड कॉलम और फोर्थ कॉलम आपका कंप्लीट हो गया। तो यहाँ पे अब ना तो कोई एलिमेंट रिपीट हुआ है और ना ही कोई इसमें उस तरह की चीज बनी है। ठीक है, तो ये आपके पास एक टेबल जो था
उसकी मदद से आपने इसको कंप्लीट किया। अगर आपके पास सर। बुक है तो बुक के पेज 27 पे या मैं दोबारा से उन्हीं स्लाइड को निकाल लेता हूँ, स्लाइड पे लिखा हुआ है उसको मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ इस टेबल के साथ, और फिर हम दोबारा से बोर्ड को यूज कर लेंगे सर ये जब हमें जरूरत। बताइए। जी जी बोले। थर्ड रो के सेकंड कॉलम कलर बता दीजिएगा। थर्ड रो के सेकंड कॉलम में तो पहले से आ गया था ना, जब आपने सेकंड रो को कंप्लीट किया और सेकंड कॉलम को कंप्लीट किया तो वो तो ऑटोमेटिकली आ गया। सेकंड रो को कंप्लीट किया तो फिर आपने साथ में सेकंड कॉलम को कंप्लीट किया, क्योंकि सेकंड सर- कॉलम की थर्ड पोजीशन पे अगर मैं बी रखता था तो उस रो में 2 दफा बी आ जाता, तो इसलिए मुझे वहां सी रखना पड़ा। सर ए बी में और बी सी का बी ए का एक ही आंसर आएगा। जी जो भी होगा वो तो हमने प्रॉपर्टी को यूज करते हुए लिख रहे हैं। ठीक है सर मैं पूछ रहा हूँ कि सर इस तरह फिर ए बी और बी एक आंसर एक ही आता है यहाँ पर टेबल में, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी होल्ड करती है। हाँ जी, वो तो आप वैसे भी है, मैंने बहुत पहले आपको बता दिया था कि ग्रुप एवरी ग्रुप ऑफ ऑर्डर लेस देन 5 इक्वल टू 5 आर एबिलियन। तो ये ऑर्डर 4 का ग्रुप है तो ये एबिलियन तो होगा। ओके सर अगर ए स्क्वायर हम 1 ना रखते तो फिर तो ये एबिलियन नहीं होना था। जी फिर वो मैं बताता आपको क्या हो जाता है, मैं देखते हैं दोबारा से। ये आपको अब हो रही है या नहीं स्लाइड शो हो रही? क्या सर नहीं, आपको स्लाइड शो? जी सर नहीं हुई है शो। है नहीं? सर नहीं शो हुई। अब हो रही है? जी सर। सर तो इस टेबल को हम कंप्लीट कर चुके हैं और यहाँ थे देयर आर 2 पॉसिबिलिटीज फॉर बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1 और ए। For either of these choices, the table can be completed in a unique way. To check that these 2 possibilities takes are groups. अच्छा मैं फिर से उसी टेबल पे जाता हूँ और बी स्क्वायर हमने 1 लिया था, मैं बी स्क्वायर को 1 नहीं लेता क्योंकि दूसरी पॉसिबिलिटी रख के उसे हम देखते हैं कि फिर क्या बनता है। ठीक है देखिए वंस अगेन हम यहाँ पे टेबल कंस्ट्रक्ट करते हैं।
1A B and C, 1A B and C, 1A B C और A B C। यहाँ पे हमने देखा था ए स्क्वायर को 1 रखा था और उसके बाद ए बी को हमने यहाँ सी किया था और यहाँ बी आ गया था और इसी तरीके से ये सी और ये बी। अब हमारे पास बी स्क्वायर बचता था तो बी स्क्वायर को हमने 1 ले लिया था। ये या 1 हो सकता था या ए हो सकता था। मैं यहाँ पे 1 वाला टेबल तो पहले कर चुका हूँ तो मैं यहाँ पे ए लिख देता हूँ कि दिस इज इक्वल टू ए आ गया तो ऑटोमेटिकली आप समझ गए होंगे कि यहाँ 1 आ जाए। क्यों? क्योंकि रह ही चौथा नंबर ए गया। इसी तरीके से इस कॉलम में यहाँ 1 आ जाएगा और सी के साथ अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे कौन सा रह गया? ए। ठीक है, तो ये टेबल आपके पास बन गया। इसको अब देखें और जो पहला टेबल अगर आपने कहीं नोट कर रखा है, मेरी आवाज आप तक आ रही है तो मैं उस आवाज की मदद से आपको एक्सप्लेन करने की कोशिश करता हूं कि पहले हम इसको देखें, इस टेबल को जो कि अभी आपके सामने मौजूद है। तो उसमें एक एलिमेंट है ए जिसका इनवर्स वो खुद है क्योंकि a इंटू ए इज 1। ठीक है, और दूसरे एलिमेंट है बी और सी। बी का इनवर्स जो है वो सी है और सी का इनवर्स जो है वो बी है। यहां टेबल से आप देख रहे हैं कि ए अपना इनवर्स खुद है, ठीक, और बी अपना इनवर्स जो है वो सी है और सी का इनवर्स 1 है। ये बात क्लियर हो गई? अब अगर आप लिखें अपने जहां नोट्स लिख रहे हैं कि a इज इक्वल टू -1, and b is equal to say iota, and c is equal to minus iota. तो आप गौर करें तो ये जो टेबल आपके पास बन रहा है, ये टेबल आपके पास बन गया ग्रुप का। कौन से ग्रुप का? +-1 और प्लस आयोटा का। और इससे पहले वाला टेबल अगर आप चले जाएं उसको अगर आप गौर करें तो उसमें हर एलिमेंट ही अपना मैं दोबारा से उस टेबल को ले आता हूं यहीं पे। ये टेबल था आपके पास जो पहला बना था। इस टेबल को अगर आप देखें तो इस टेबल में हर एलिमेंट अपना इनवर्स खुद है। ए का इनवर्स ए, बी का इनवर्स बी और सी का इनवर्स सी। तो ये 4 एलिमेंट ग्रुप है जिसमें हर एलिमेंट का इनवर्स वो खुद है और इस ग्रुप को हम कहते हैं क्लाइंस 4 ग्रुप। मैं अभी उस स्लाइड्स पे आपको ले जाऊंगा तो स्लाइड्स पे ये दिया गया है कि कैसे इस ग्रुप का नाम क्या। इसमें हर एलिमेंट का जो है इनवर्स वो खुद है। तो जैसे आपने 3 एलिमेंट वाले ग्रुप में देखा था उसमें और कोई दूसरा ग्रुप पॉसिबल ही नहीं है, यानी एक ही किस्म के ग्रुप बनेंगे और वो वही होंगे 1 ओमेगा ओमेगा स्क्वायर। और बाकी जो भी ग्रुप आप बनाएंगे 3 एलिमेंट का वो इसके आइसोमॉर्फिक हो जाता है। जो आइसोमॉर्फिज्म हम बाद में पढ़ेंगे कि क्या है। आइसोमॉर्फिज्म होने का मतलब है कि उसकी प्रॉपर्टीज सेम हो जाएंगी। लेकिन ऑर्डर 4 के लिए 2 तरह के ग्रुप बनते हैं। एक ग्रुप वो जो +-1 और प्लस आयोटा है और दूसरा ग्रुप वो जिसमें 1a b c, a स्क्वायर इज आइडेंटिटी, b स्क्वायर इज आइडेंटिटी और c स्क्वायर इज आइडेंटिटी। हर एलिमेंट का इनवर्स वो खुद है।
ये आपको अब आ रहा है वो पावर पॉइंट पे स्लाइड्स? यस सर। स्लाइड जी। तो देखें इस स्लाइड पे लिखा है देयर आर टू पॉसिबिलिटीज फॉर बी स्क्वायर इज 1 और ए. For either of these choices, the table can be completed in a unique way. To check that these two possible tables are group tables, we note that the table with b square equal to 1 is apart from a change of notations, the same as that in example 1.10. वो आप पीछे 1.10 के साथ देख लेंगे जिसमें हर एलिमेंट ही अपना इनवर्स था. एंड इज आइसोमॉर्फिक टू सी स्क्वायर क्रॉस सी स्क्वायर. तो ये सी स्क्वायर क्रॉस सी स्क्वायर के आइसोमॉर्फिक बन जाता है. उसमें भी 4 एलिमेंट है और उसमें भी हर एलिमेंट अपना स्क्वायर खुद है. While that with b square is equal to a is isomorphic to c4, taking b to be iota, a to be -1 and c to be minus iota, जो मैं एक्सप्लेन कर सका. What about the situation if a square is not equal to 1? तो हमने स्टार्ट की थी ये सिचुएशन जब a स्क्वायर को हमने 1 रखा था. अब अगर हम a स्क्वायर को 1 ना रखें तो फिर क्या होगा? तो उसी टेबल को अगर आप देखें यहां से था कि a स्क्वायर को हमने 1 रखा था. तो अब हम जो है वो a स्क्वायर को 1 नहीं रख रहे और दूसरा कोई नंबर रख के फिर देखते हैं कि फिर क्या सिचुएशन बनती है. What about the equation situation in a square is not equal to 1? We may suppose that no element of G has order 2. क्योंकि since we could rename that element as A, अगर हम ये कहें कि A का स्क्वायर तो 1 नहीं है लेकिन B का स्क्वायर 1 है तो आप A का नाम B रख के इसे कंप्लीट कर सकते हैं. वो तो सिर्फ एलिमेंट्स के नाम चेंज करने ही बनेंगे और कुछ नहीं होगा. अगर आपके पास इस ग्रुप में कोई एक एलिमेंट भी है जिसका ऑर्डर 2 है यानी उसका स्क्वायर 1 बन जाता है तो आप उसको A से पहले लिख लें, B की जगह पे लिख लें और उससे ले आए, चेंज कर दें तो फिर आप कंप्लीट करेंगे. तो जैसे पीछे हमने कंप्लीट किया तो एग्जैक्टली वो ये बन जाएगा, A का रोल B अदा कर देगा, B का रोल A कर देगा या B का रोल C कर देगा. तो इस तरह की सिचुएशन तो बन जाएगी लेकिन वो ग्रुप वही बनेगा जिसमें हर एलिमेंट का ही ऑर्डर 2 बनता चला जाएगा. अगर एक एलिमेंट का भी ऑर्डर 2 रखे तो फिर हर एलिमेंट का ऑर्डर 2 बन जाएगा. इसको आप कंप्लीट करेंगे खुद से बैठ के कि आप ए को तो कर फिलहाल वक्ती तौर पे कह देंगे कि इसका स्क्वायर 1 नहीं है लेकिन बी का आपसे कह देंगे इसका ऑर्डर 1 है, इसका स्क्वायर 1 है. तो जब बी का स्क्वायर आप 1 के बराबर रखेंगे तो उससे आपको ऑटोमेटिकली थर्ड कॉलम को पहले कंप्लीट करना पड़ेगा, थर्ड रो को कंप्लीट करना पड़ेगा. तो उससे आप देखेंगे कि हर एलिमेंट का ऑर्डर ही आपके पास 2 बनेगा, उसके अलावा कोई चॉइस नहीं रहेगा. Now, if G has an element G of order 3, फर्ज करते हैं कि अगर G में ग्रुप में कोई एलिमेंट है जिसका ऑर्डर 3 है तो इसका मतलब क्या होगा? Then 1G and G square would be the 3 of the elements of G. तो फिर G के 3 एलिमेंट्स आपके पास आइडेंटिटी भी हो जाएगा, G भी हो जाएगा और G स्क्वायर भी हो जाएगा. तो 4 एलिमेंट नहीं रहेंगे, फिर आपके पास 3 एलिमेंट बन जाएंगे. The fourth element would have to be its own inverse since we already know the inverse of 1G and G square. This means the fourth element would have order 2 contrary to assumption. तो इसका मतलब है उसमें 3 ऑर्डर का भी एलिमेंट कोई नहीं होगा. तो अब आपके पास फिर केस क्या रह जाएगा कि 4 ऑर्डर का. We conclude that in case 2 the group has an element G of order 4. जब ऑर्डर 4 का होगा तो वो बन जाएगा 1G, G square and G3. But then G square would have order 2. So this case has already been discussed. तो फिर एक एलिमेंट बन जाएगा जिसका ऑर्डर 2 हो जाएगा. ठीक है, तो ये निकल जाएगा. We therefore obtain just 2 non-isomorphic groups with 4 elements, namely एक वो जिसमें हर एलिमेंट का ऑर्डर ही 2 होगा और दूसरा वो जो ये आपके पास बन रहा है जो अभी हमने कहा था
+-1 +- आयोटा वो वाला जिसमें जी क्यूब का ऑर्डर जी और जी का ऑर्डर जी क्यूब और जी स्क्वायर का ऑर्डर जी स्क्वायर का इनवर्स जी स्क्वायर। तो ये आपके पास वो टेबल बन जाएगा जो +-1 और + आयोटा का टेबल था। Remark, many of the proofs of the results in this section do not utilize all the group axioms. For example, the proof of proposition 3.6 works for any set G with an associative closed operation. जो हमने शुरू में बताया था कि आइडेंटिटी का एग्जिस्ट होना, उसमें सिर्फ दो चीजें यूज होती हैं, क्लोजर लॉ, बल्कि एक क्लोजर लॉ और आइडेंटिटी वाला, और इसमें जो उसके बाद था इनवर्स का यूनिक होना, उसमें आपके पास एसोसिएटिव लॉ भी आ जाते हैं। सच ए सेट इज नोन एज ए सेमी ग्रुप, जिसमें सिर्फ एसोसिएटिव लॉ होल्ड करता हो वो सेमी ग्रुप कहलाता है। मैं पहले भी आपको बता चुका हूं जिसमें सिर्फ बाइनरी ऑपरेशन डिफाइन हो उसको आप ग्रुपाइड कहते हैं, और सेमी ग्रुप में अगर आइडेंटिटी आ जाए तो उसको मोनाइड कहते हैं। एग्जांपल्स ऑफ सेमी ग्रुप आर प्रोवाइडेड by the set of maps from a set X to itself under the operation of composition of maps as discussed in chapter 2. The index law 1 and 2 of proposition 3.8 also hold in any semi-group provided that R and S are positive. A semi-group need not have an identity or inverse. We shall only be concerned with the theory of ग्रुप्स। यहां पे आपका चैप्टर 3 जो है वो क्लोज हो रहा है, तो चैप्टर 3 के हवाले से अगर आपके जहन में कोई क्वेश्चन है तो उसको हम डिस्कस कर सकते हैं इस वक्त, चैप्टर 3 के हवाले से। एक्सक्यूज मी सर। जी 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 बोले, बताएं मसला आपका। सर जो हमारे पास मैट्रिक्स ग्रुप ऑफ ऑर्डर 4 होता है तो सर उसमें हमारे पास कितने एलिमेंट्स होंगे? ग्रुप ऑफ ऑर्डर 4 आपने ये पूछा? आपके इस क्वेश्चन में ये आंसर है कि ग्रुप ऑफ ऑर्डर 4, तो उसमें 4 एलिमेंट होंगे, तो 4 एलिमेंट होंगे। नहीं सर, सिमेट्री ग्रुप जो है 4 का, जैसे अगर हम स्क्वायर की सिमेट्री ड्रॉ करते हैं। अच्छा देखें, ये सिमेट्रिक ग्रुप जिसे S4 कहते हैं, यानी परमुटेशंस का ग्रुप, मैं बाइजेक्शन या परमुटेशंस की बात कर रहा हूं, तो उसमें 4 फैक्टोरियल आपके पास आएंगे आंसर। 4 फैक्टोरियल का मतलब है 24। लेकिन सर जब हम उस सिमेट्रीज ड्रॉ करते हैं उसकी स्क्वायर की, तो वो तो 8 आती हैं हमारे पास टोटल, तो उसमें 8 एलिमेंट्स नहीं होंगे? देखें, दो मुख्तलिफ चीजों को आप कंफ्यूज कर रहे हैं। एक वो है जिसे आप डाइहेड्रल ग्रुप कहेंगे 4 एलिमेंट्स पे, और दूसरा वो होगा 4 एलिमेंट्स पे सिमेट्रीज का ग्रुप। मैं चैप्टर 2 में जा रहा हूं अभी, तो वहां पे ये इन चीजों को डिस्कस करने की कोशिश करते हैं। ठीक है, ठीक है सर। तो सर जो सिमेट्रीज वाला होगा उसका ऑर्डर 8 होगा, और अगर हम सिमेट्रीज डिस्कस नहीं कर रहे तो फिर ऑर्डर 24 होगा। जी देखते हैं अभी कि क्या बनता है। ठीक है, ठीक है। मैं पहले उस बुक का यहाँ पे ओपन कर दूं ताकि उस बुक में से जो चीज़ें हम डिस्कस करना चाह रहे हैं वो आपके पास आ जाए।
ये आपको शो हो रही है चैप्टर 2 मैप्स एंड रिलेशंस ऑन सेट्स? यस सर। तो देखें ये चैप्टर 2 आपका है। इसमें पहली डेफिनेशन तो फंक्शन की थी जो आप समझ गए हैं कि क्या थी। दूसरी डेफिनेशन 1-to-1 फंक्शंस की थी और तीसरी जो थी वो ऑन टू की थी। फिर हमने ये कहा कि बाइजेक्शंस क्या हैं, वो फंक्शन जो 1-1 भी हैं और ऑन टू भी हैं उनको आपने कहा कि बाइजेक्शंस। फिर हमने कंपोजिशन ऑफ फंक्शंस के हवाले से डेफिनेशन की। ये डेफिनेशन 2.7 ये कंपोजिशन ऑफ फंक्शंस के हवाले से थी। हमने देखा कि ये कम्यूटेटिव नहीं होती जो नेक्स्ट एग्जांपल 2.8 में शो की गई है। फिर हमने कंपोजिशन की एसोसिएटिविटी पे बात की प्रोपोजिशन 2.10 में कि अगर मैप्स इस तरह की हो कि उनकी कंपोजिशन की जा सकती हो तो एसोसिएटिव लॉ ट्रू हो जाता है, जो कि प्रोपोजिशन 2.10 में। फिर हमने ये कहा कि आइडेंटिटी फंक्शन x से x में क्या है, जो एलिमेंट x को x पे ही मैप करे उसको आइडेंटिटी फंक्शन कहते हैं। और इस आइडेंटिटी फंक्शन का रोल ये हो जाता है कि f सर्कल आइडेंटिटी फंक्शन इज इक्वल टू f एंड आइडेंटिटी फंक्शन y सर्कल f इज इक्वल टू f। फिर हमने किसी भी फंक्शन का इनवर्स फंक्शन डिफाइन किया कि अगर आपके पास एक फंक्शन f से f(x) से y तक है, then a function from y to x g is said to be inverse of f if g composition f is identity of x and f composition g is equal to identity of y. नेक्स्ट में हमने एक इम्पॉर्टेंट रिजल्ट किया प्रोपोजिशन 2.4 में कि if a map f has an inverse then this inverse is unique and it will be denoted by f inverse। कि अगर किसी फंक्शन का इनवर्स फंक्शन एग्जिस्ट करता है तो वो यूनिक होगा और उसको हम f पावर -1 से डिनोट करेंगे। देन 2.15 में हमने ये देखा कि फंक्शन का इनवर्स उस वक्त एग्जिस्ट करता है जब वो बाइजेक्शन हो, कि मैप f फ्रॉम x टू y हैज एन इनवर्स इफ एंड ओनली इफ f इज ए बाइजेक्शन। अगर ये बाइजेक्शन होगा तो फिर इसका इनवर्स एग्जिस्ट करेगा, और अगर इसका इनवर्स एग्जिस्ट करता है तो ये एक बाइजेक्शन फंक्शन होगा। कोरोलरी में ये हमने देखा कि अगर दो बाइजेक्शंस हैं तो उनकी कंपोजिशंस भी बाइजेक्शंस बन जाती हैं। और फिर डेफिनेशन 2.17 है जिसमें हमने कहा कि ए बाइजेक्शन पाई फ्रॉम ए सेट x टू इटसेल्फ इज ए परमोटेशन ऑन x। तो बाइजेक्शन और परमोटेशन में फर्क क्या है? बाइजेक्शन x से y में हो सकती है, दोनों सेट का सेम होना जरूरी नहीं। बाइजेक्शन के लिए सिंपली ये है कि वो 1-1 हो और ऑन टू हो, उसमें डोमेन और को डोमेन कुछ भी हो सकते हैं। लेकिन परमोटेशन के लिए जरूरी है कि डोमेन और को डोमेन सेम हो और वो 1-1 भी हो और ऑन टू भी। अब आप देखिए कोरोलरी में ये कह रही है कि लेट x बी एनी सेट देन द सेट Sx ऑफ परमोटेशंस इज ए ग्रुप अंडर कंपोजिशंस ऑफ फंक्शन। तो कोई भी सेट x ले लें, उसमें जितनी भी परमोटेशंस हैं उनकी कलेक्शन आप ले लें
तो वो ग्रुप बन जाएगी अंडर कंपोजिशन ऑफ फंक्शंस। ठीक है, फिर हमने ये एग्जांपल की थी कि 1 2 3 से 3 एलिमेंट हैं और 3 एलिमेंट पे कितनी पॉसिबल परमोटेशंस बन सकती हैं, वो हमने देखा 6 बन सकती हैं और वो 6 परमोटेशन हमने इस एग्जांपल में कैलकुलेट कर रखी हैं और इसके लिए हमने ग्रुप टेबल भी बना रखा है। और यहाँ मैंने ये भी बताया था कि ये नॉन एबिलियन है और ये पहला नॉन एबिलियन ग्रुप बनता है, यानी इससे कम ऑर्डर के जितने ग्रुप हैं वो सारे एबिलियन है और ये फर्स्ट नॉन एबिलियन ग्रुप है। नेक्स्ट डेफिनेशन पे अगर हम आए तो यहाँ है कि ए रिलेशन ऑन ए सेट एक्स इज ए सबसेट आर ऑफ द कार्टेशियन प्रोडक्ट। ये हम देख चुके हैं कि रिलेशंस क्या होते हैं। इस तो यहाँ जो इम्पॉर्टेंट ये एग्जांपल 2.23 आ रही है, इसको हम डिस्कस करते हैं क्योंकि ये भी ग्रुप में बहुत सारी एग्जांपल्स इसके हवाले से दी जाती हैं कि लेट n बी एन इंटीजर ग्रेटर देन 1। n जो है कोई भी इंटीजर है ग्रेटर देन 1। द रिलेशन ऑन x इज इक्वल टू z, तो z सेट ऑफ इंटीजर्स, उस पे हम एक रिलेशन डिफाइन करने लगे हैं, कांग्रुएंस मॉडुलो n। इस रिलेशन का नाम क्या है? कांग्रुएंस मॉडुलो n is defined by x is related to y if and only if x is congruent to y mod n। वो कांग्रुएंस मॉडुलो n, ये x is congruent to y मॉडुलो n, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है two integers x and y are congruent modulo n if and only if x and y have the same remainder when divided by n। कि जब हम उन दोनों को n से डिवाइड करें तो उनका रिमाइंडर सेम हो जाए। n से डिवाइड करें तो रिमाइंडर सेम हो जाए। फॉर एग्जांपल n आपने रखा है 3, n आपके पास से है 3, तो अब अगर आप देखें तो 1 और 4 दो इंटीजर्स आपने लिए, 1 को 3 से डिवाइड करें तो रिमाइंडर 1 और 4 को 3 से डिवाइड करें तो रिमाइंडर 1। तो इसलिए 1 और 4 तो आपस में कांग्रुएंट हैं, लेकिन 1 और 3 कांग्रुएंट नहीं है, क्योंकि 1 का 3 से डिवाइड करने से रिमाइंडर 1 आता है और 3 को 3 से डिवाइड करने से रिमाइंडर 0 आ जाता है। इसलिए 1 और 3 आपस में कांग्रुएंट नहीं है। ऐसे ही 2 और 3 कांग्रुएंट नहीं है, 2 और 4 कांग्रुएंट नहीं है। तो जो नंबर्स उस फिक्स्ड नंबर n से डिवाइड करके रिमाइंडर सेम दें तो वो दोनों आपस में कांग्रुएंट होंगे। जहां उसने लिया है n इज इक्वल टू 2, देयर आर 2 अच्छा, ये चूंकि इक्विवेलेंस रिलेशन बन जाता है तो इस इक्विवेलेंस रिलेशन से इक्विवेलेंस क्लासेस बन जाते हैं। तो n इज इक्वल टू 2 लें तो यहाँ पे 2 इक्विवेलेंस क्लासेस बनती हैं। कौन कौन सी? एक वो जिनका रिमाइंडर 0 बन जाएगा और दूसरा वो जिनका रिमाइंडर 1 बन जाएगा। तो इसलिए 2 कांग्रुएंस क्लासेस 0 और 1 वाली। 0 वाली क्लास में क्या आ जाएगा? 0 खुद और फिर 2 ऐड करते चले जाए। 2 ऐड करेंगे तो 0 प्लस 2 2 हो जाएगा, 4 हो जाएगा, 6 हो जाएगा और दूसरी साइड पे -2 -4 -6। तो ये 2 के मल्टीपल जो हैं ये एक क्लास में आ जाएंगे और दूसरी क्लास में क्या आ जाएंगे? जिनसे रिमाइंडर 1 बच्चा है वो 1 खुद हो जाएगा, 3 आ जाएगा, 5 हो जाएगा, 7 हो जाएगा। और दूसरी तरफ अगर आप देखें तो वो -2 करते चले जाएंगे। तो 1 में से -2 करेंगे तो -1 -3 -5 एंड सो ऑन। तो ये वाली क्लास दूसरी क्लास बन जाएगी, यानी एक क्लास हो जाएगी 0 2 4 6 और -2 -4 -6 एटसेट्रा, और बाकी जितने इंटीजर रह जाएंगे वो दूसरी क्लास में आ जाएंगे। ऐसे ही जब n को 3 ले लेंगे तो 3 क्लासेस बनेंगी। एक वो जिनका रिमाइंडर 0 आएगा, एक वो जिनका रिमाइंडर 1 आएगा, एक वो जिनका रिमाइंडर 2 आ जाएगा। जब आपने n इज इक्वल टू 3 लिया तो 0 वाली क्लास जो होगी उसमें 0 होगा, 3 होगा, 6 होगा, 9 होगा, -3 -6 -9, और जो 1 वाली क्लास होगी उसमें 1 होगा। आप इधर
एक साइड पे 3 ऐड करते चले जाएं, दूसरी साइड पे 3 सब्ट्रैक्ट करते चले जाएं। तो 1 + 3 4, 4 + 3 7, 7 + 3 10 एंड सो ऑन। और दूसरी तरफ 1 - 3 is -2, -2 - 3 is -5 एंड सो। इसी तरीके से जो 2 वाली क्लास होगी उसमें 2 आएगा और उसमें एक तरफ 3 ऐड करते चले जाएंगे, दूसरी तरफ से 3 सब्ट्रैक्ट करते चले जाएंगे। तो ये बनता जाएगा 2 5 8 11 और -1 -4 -7 एटसेट्रा। तो n पे डिपेंड करते हुए उतनी ही क्लासेस बनेगी। n2 है तो 2 क्लासेस बनेगी, n3 था तो 3, n7 रख लेंगे तो 7 क्लासेस बनेगी। और कहां तक बनेगी? उससे एक लेस तक, 0 शामिल करके 0 1 2 3 4 5 6 ये 7 हो जाएंगे तो 7 क्लास। A relation R on X is an equivalence relation on X if R satisfies the following requirements. आपको पता है कि रिफ्लेक्सिव होगा, सिमेट्रिक होगा और ट्रांजिटिव होगा, तो ये इक्विवेलेंस बन जाएगा। और हर इक्विवेलेंस रिलेशन जो है वो पार्टीशन कर देता है सेट को इनटू इक्विवेलेंस क्लासेस। ये अभी हमने ऊपर जो रिलेशन लिया था डिवाइडेड बाय n, उसमें एक तरीका तो ये था कि कौन से दो एलिमेंट रिलेटेड हैं जिनका जो रिमाइंडर जो है वो सेम आ जाए। दूसरा ये है जो यहाँ नंबर 2 में लिखा हुआ है कि इफ x is congruent to y modulo n then n divides x minus y। तो x minus y को n डिवाइड करेगा। इससे भी आप देखेंगे तो वही मीनिंग है जो स्टेप 1 में लिखा हुआ है। तो ये आपके पास जो बन रहे हैं ये इक्विवेलेंस रिलेशन बन जाते हैं, यानी कांग्रुएंस मॉडुलो n जो है ये भी इक्विवेलेंस रिलेशन बन जाता है। गिवन एन इक्विवेलेंस रिलेशन R on a set X, the equivalence class of an element X in X is the set of elements of X related to X, and this becomes this class. Because an equivalence class is symmetric, it does not matter whether we write X is related to Y or Y is related to X. तो मैं यहीं पे रख रहा हूं और इस दूसरे चैप्टर का बाकी का हिस्सा हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। और नेक्स्ट क्लास आपकी वेडनेसडे को नहीं हो सकेगी क्योंकि मैं कहीं बिजी हूँगा, तो थर्सडे को आपकी क्लास होगी। क्वेश्चन अगर आपके जहन में कोई है। ऑलरेडी हमारी फर्स्ट और सेकंड स्लॉट में जी सर, थर्सडे को 2 क्लासेस हैं फर्स्ट और सेकंड स्लॉट में, तो थर्ड में रखिएगा। जी तो वो मैं थर्ड स्लॉट में लूंगा। जी सर, वो थर्ड स्लॉट में लूंगा, जैसे पहले मैंने थर्सडे। जी ठीक है सर, ठीक है, थैंक यू।